दोस्तों कुछ सालों पहले एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था चोरी चोरी चुपके चुपके। आप सभी ने इस फ़िल्म को देखा तो ज़रूर होगा। इसमें आपने देखा होगा कि कैसे एक नौकरानी अपने एक मालिक के साथ उसका बेडरूम शेयर करती है और उसके बाद वो उसके बच्चे की ज़रूरत को पूरा करती है। इसके बाद वो नौकरानी अपने मालिक के पास उस बच्चे को छोड़कर कहीं और चली जाती है। वाक़ई एक बहुत खूबसूरत कहानी, लेकिन असल ज़िंदगी में भी इसी से मिलता-जुलता एक बहुत ही खूबसूरत सा वाक़या आया है जो कि आज की सच्ची घटना में हम आप सभी को बताने वाले हैं। तो बने रहें इसी वीडियो के अंत तक। ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। ये बहुत ही खूबसूरत कहानी है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप या तो इस वीडियो को यहीं से स्किप कर दीजिए या फिर अगर वीडियो को देखें तो पूरा देखिएगा, क्योंकि वाक़ई इस कहानी का हर एक मोड़ बहुत ही खूबसूरत है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों होता यूँ है कि वेस्ट बंगाल के एक छोटे से शहर में एक परिवार रहा करता था। वो परिवार एक बहुत बड़े बंगले में रहता था, जहाँ उस बंगले की देखभाल और उसकी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उन मकान मालिक और मालकिन ने एक नौकरानी को रखा हुआ था। मकान मालिक और मालकिन दोनों बहुत खूबसूरत थे, बहुत ही सुखी थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन बस एक कमी थी तो उनके वंश को आगे बढ़ाने वाले की, उनके चिराग की, जो इतनी बड़ी मिल्कियत को, इतनी बड़ी दौलत को, उनके कारोबार को, उनकी इस आगे आने वाली पीढ़ी को बढ़ा सके। वो लोग बहुत परेशान थे। उन्होंने हर जगह दुआ मन्नतें की, कई डॉक्टरों को दिखाया, कई बार कई तरीके के प्रयोग भी किए और काफ़ी वक़्त तक इंतज़ार भी किया। ज्योतिषियों को भी दिखाया। अपने स्तर से किए जाने वाले वो हर सारे उपाय उन्होंने किए। मंदिरों, दरगाहों की खाकें छानी, तांत्रिकों, मौलवियों, डॉक्टरों और हर जगह जाकर रिक्वेस्ट की, दुआएँ की और हर तरह से प्रयास करने के बाद वो असफल रहे, निराश रहे। इसके बाद अंत में वो जो मकान मालकिन थी, उसने एक ऐसा फ़ैसला लिया जो वाक़ई उसकी ही ज़िंदगी को बदल कर रख देने वाला था। होता यूँ है कि उस मकान मालकिन ने अपनी नौकरानी से ये कहा कि मेरी कोई औलाद होने वाली नहीं है और मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमारे परिवार में रहती हो, हमारे परिवार की एक सदस्य की तरह हो और मैं ये बात तुमसे ही करना चाहती हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी पेट से, अपनी कोख से मेरे आने वाली इस औलाद को जन्म दो और क्या तुम मेरे आगे आने वाली औलाद को जन्म देना पसंद करोगी? क्या तुम अपने ही मालिक के साथ उनके बेडरूम को शेयर करोगी और मेरी आगे आने वाली पीढ़ी को, मेरे आगे आने वाली औलाद को अपनी कोख से जन्म देना चाहोगी? इसके जवाब में वो नौकरानी जो करती है और इस मालकिन ने जो किया, वो वाक़ई आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ऐसी भी घटनाएँ हो सकती हैं। अब दोस्तों इस तरीके के जो फ़ैसले होते हैं वो यूँ ही नहीं कर लिए जाते। बाकायदे इसके बारे में सोचा-विचारा जाता है, इसके बारे में पैसों की लेन-देन होती है। तो जिसके लिए उस मकान मालकिन ने अपनी नौकरानी से ये कहा कि इस काम के लिए तुम्हें पूरे 50 लाख रुपए दिए जाएँगे। ये कोई छोटी रकम नहीं होती है। इससे लेकर तुम चाहो तो इस नौकरानी की ज़िंदगी को भी अलविदा कर सकती हो, अपने परिवार की ज़िंदगी और अपनी एक नई गृहस्थी बसा सकती हो। कोई छोटा-मोटा व्यापार कर सकती हो। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे आने वाले बच्चों की ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ी रकम है। इस जवाब को सुनकर वो नौकरानी कहीं न कहीं ये सोचती है कि ये मकान मालकिन सही ही कह रही हैं। अगर मैं एक बार इस तरीके का काम कर लेती हूँ और मुझे पैसे मिल जाएँगे तो मुझे भी इस ज़िंदगी से निजात मिल जाएगी और मेरी सारी कष्ट मुसीबतें दूर हो जाएँगी। इसके बाद वो मकान मालकिन से नौकरानी ये कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में फैसला करके आपको विचार करके बता दूँगी। दोस्तों ये कहानी है ममता की, ये कहानी है एक त्याग की, ये कहानी है एक दर्द की, जो वाक़ई एक परिवार अपने साथ झेल रहा था। होता यूँ है कि एक महिला जिसकी उम्र करीब 30-32 साल के आस-पास थी, उसका नाम ममता था और ये ममता नाम की नौकरानी उसी बड़े से बंगले में नौकरी कर रही होती है, अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही होती है। वो अपनी डायरी के एक पन्ने में लिखती है कि मेरे कुल 3 बच्चे थे, जिसमें से 2 बेटे और 1 बेटी थी। मेरे ये 3 बच्चे मेरे साथ रहा करते थे और मैं 7 सालों से एक नौकरानी की जगह पर एक बड़े से बंगले में काम कर रही थी। और जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर उस मालकिन को कोई बच्चा नहीं होता था। वो मालिक बहुत अमीर थे, वो मालकिन बहुत अमीर थी, खुश थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सिर्फ़ कमी थी तो एक बच्चे की। 8 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हो सका था। लोगों ने कई सारी कोशिशें की, कई सारे बाबाओं को, कई सारे ज्योतिषियों को, डॉक्टरों को, मंदिरों में, दरगाहों में और कई सारी जगहों पर उन्होंने दुआएँ माँगी, मन्नतें माँगी, कई सारे उपाय कर लिए, लेकिन कहीं से कोई लाभ नहीं मिला। 8 सालों के बाद वो अपना दामन फैलाए हुए मेरे सामने आकर खड़ी होती हैं और मुझसे ये कहती हैं कि क्या तुम मुझे मेरी ममता की झोली में एक बच्चा लाकर दे सकती हो? क्योंकि मैं उनकी बहुत ही भरोसेमंद नौकरानी थी, या यूँ कहूँ कि मैं उनकी एक सहेली थी जो उनके हर सुख-दुःख में बराबर की साझेदार थी। पिछले 7-8 सालों से मैं उनके साथ लगातार रह रही थी, उनके हर दुःख-सुख में बराबर शरीक रही थी। दोस्तों वो जो मकान मालिक था और मकान मालकिन की शादी लव मैरिज थी। लव मैरिज के बाद सालों बहुत अच्छी तरीके से गुज़रे, लेकिन जो बच्चा होने की बारी आई तो मकान मालकिन को बच्चा ही नहीं हो रहा था। जो
पति थे वो अपनी पत्नी से इस बारे में बहुत नाराज़ रहा करते थे, उनके साथ कोई संबंध नहीं रखा करते थे और दिनों-दिन दूरियाँ बढ़ती चली जा रही थी। कई सारे लोगों ने उन्हें ये भी उपचार करने की सलाह दी, ये कहा कि अगर आप चाहें तो किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लें, उसे अपना नाम दे दें और इस तरीके से आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं मकान मालिक और मकान मालकिन के मन में ये बात चलती थी कि उन्हें उनका ही बच्चा चाहिए जो उनके खून से पैदा हुआ हो, उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला हो। दोस्तों इसके बाद होता यूँ है कि मकान मालिक को कई सारे लोग, कई सारे रिश्तेदार लोग उसे भड़काने लगे थे। ये कहने लगे थे कि तुम कोई दूसरी शादी कर लो और अगर तुम्हें कोई बच्चा नहीं होता है तो तुम एक नई शादी करके अपनी नई ज़िंदगी बसा सकते हो। इस औरत को तलाक दे दो, ये तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ख़ास अहम किरदार नहीं अदा रखती। लेकिन मैं जो कि इस जगह को देख रही थी, मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी मकान मालकिन और मेरे मालिक का घर टूटे, क्योंकि वो दोनों एक-दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते थे। और कहीं न कहीं मकान मालकिन भी ये नहीं चाहती थी कि उनकी जगह पर कोई एक दूसरी औरत आ जाए और उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे, उनका घर टूट जाए। इसके लिए उन्होंने मुझसे मदद माँगी और मैंने इस बारे में उनका फ़ैसला हाँ करके जवाब दिया। मैंने ये कहा कि ठीक है, मैं आपके बच्चे को, आपकी औलाद को अपनी कोख से जन्म दूँगी और उसके बाद मैं आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँगी। दोस्तों जब ममता ने इस बारे में पूरा फ़ैसला कर लिया, उसने ये सोचा कि वो अपनी मालकिन की मदद करेगी। तो एक रोज़ जब मकान मालकिन उस नौकरानी के पास बैठी हुई रो रही थी, अपने दुःख को साझा कर रही थी, तो अचानक वो अपना चेहरा बदलते हुए ये कहती है कि क्या तुम मेरी मदद करोगी? देखो ममता, मैं तुमसे दिल की बात सीधे-सीधे करना चाहती हूँ, मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया नहीं है और मैं ये चाहती हूँ कि अगर तुम मेरे बच्चे को अपनी कोख से जन्म दे सको, तो मेरी ज़िंदगी बच सकती है, मेरा परिवार आगे बढ़ सकता है और इस बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारी भी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी भी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आ जाएँगी, क्योंकि तुम्हें जो पैसे मिलेंगे, वो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी को सँवार कर रख देंगे। जब इस बारे में ममता ने सुना, तो वो सोचने लगी कि मालकिन ये क्या कह रही हैं? अगर मैं इस बारे में कोई फ़ैसला लेती हूँ, तो मकान मालिक जो हैं, वो कभी तैयार नहीं होंगे और मेरे पति इस बारे में कभी तैयार नहीं होंगे और इस तरीके की जो फ़ैसले होते हैं, वो जज़्बातों में नहीं लिए जाते। आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा फ़ैसला है। अगर कल को कहीं कोई बात बाहर खुल गई, तो आपकी भी बहुत बदनामी होगी और मुझे भी कहीं काम नहीं मिलेगा। इसके बाद मकान मालकिन ने ये कहा कि तुम चिंता मत करो ममता, मैं इस बारे में पूरा फ़ैसला कर चुकी हूँ और अगर कल को मेरी सौतन आ ही जाएगी, तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और उसके बाद ये भी हो सकता है कि मैं कहीं को मुँह दिखाने लायक ना रहूँ। और तुम्हें ये पता है कि मैं अपने पति की कभी भी दूसरी पत्नी स्वीकार नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि कोई भी औरत अपने पति की बाहों में किसी दूसरी पत्नी को, किसी दूसरी औरत को कभी स्वीकार नहीं करती है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम मेरे घर को बसाने में, मेरे घर को बचाने में मेरी मदद करोगी? जब ममता ये सुनती है, तो ये सोचती है कि आखिर मेरे भी पति ने कई सारा कर्जा लिया हुआ है, उसकी भी ज़िंदगी में कई सारी मुश्किलें हैं। इन बच्चों की परवरिश कैसे करूँगी? आगे की ज़िंदगी कैसे सँभालूँगी? अपने पति का कर्ज़ कैसे उतारूँगी? उनके ऊपर जो दवाइयों के इलाज में पैसे खर्च हो रहे हैं, इनकी ज़रूरतों की पूर्ति कैसे करूँगी? एक छोटी-सी नौकरी में इतना कुछ तो हो नहीं से रहा। इसके बाद ममता ने कहा कि ठीक है मकान मालकिन जी, मैं आपके इस फैसले में आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूँगी। लेकिन मैं तो अपने पति को समझा लूँगी, लेकिन आप अपने पति को कैसे समझाएँगी? और क्या वो इस फैसले के लिए राज़ी होंगी? क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप दोनों में बहुत ही गहरी मोहब्बत है और वो आपको इस तरीके से कभी भी छोड़ेंगे नहीं और मुझे कभी भी इस तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके जवाब में वो मकान मालकिन ये कहती हैं कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो ममता, मैं सारा फैसला कर चुकी हूँ। मैं इस मामले को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकती हूँ और तुम बस आगे की तैयारियाँ करो। इसके बाद ममता और उस मकान मालकिन के बीच की वो बातें जो थीं, वो उस दिन ख़त्म हो गईं और बात आई गई हो गई। दोस्तों एक रोज़ फिर से वही बात घटती है, जब मकान मालकिन अपनी नौकरानी ममता से बात कर रही होती हैं और वो ये कहती हैं कि उस दिन जो मैंने तुमसे बातें की थी, क्या तुमने उसके बारे में सोचा और क्या तुम अब भी अपने फैसले पर अड़ी हो? क्या तुम मेरे बच्चे को आगे जन्म देना चाहोगी? तो नौकरानी ये कहती है कि मैंने अपने पति से बात कर ली है, मेरा पति तैयार है, उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज़ है, वो लालची किस्म का है, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन मैं अब आपसे ये पूछना चाहती हूँ मैडम कि क्या अगर आप बच्चा पैदा होने के बाद मुझे पैसे देने से इनकार कर दें या फिर मेरे साथ कोई बदसलूकी करें, तो इसके जवाब में वो मकान मालकिन ये कहती हैं कि मैं अपने वादे पर पूरी तरीके से कायम हूँ और मैं तुम्हें अपने घर की ज़िंदगी और अपने इस बच्चे को देने के एवज़ में 50 लाख रुपए देने का वादा करती हूँ। इसके साथ ही साथ मैं तुमसे ये भी कहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे गाँव में ही एक घर रहने के लिए दे दिया जाएगा, जहाँ पर तुम अपनी बाकी की ज़िंदगी गुज़ार सकती हो। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि तुम बच्चे को जन्म देने के बाद इसी घर में रहो और तुम्हारी आँखों के सामने
तुम्हारे कोख से पैदा किया गया बच्चा हमारे साथ पले और तुम देखकर कष्ट में रहो, तुम उसके साथ तुम्हारी ममता कभी भारी पड़ जाए और तुम हमसे हमारे बच्चे को छीन लो, हमारी खुशियाँ छीन लो। शुरुआत में तो उस नौकरानी को बहुत बुरा लगता है कि मकान मालकिन इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार कर रही हैं, लेकिन अगले ही पल वो कुछ सोचकर तैयार हो जाती है और ये कहती है कि ठीक है, आपने जो फैसला लिया है मैं उसके लिए पूरी तरीके से सहमत हूँ और मैं आपके बच्चे को जन्म ज़रूर दूँगी। दोस्तों, जब शाम को उस मकान मालकिन का पति घर आता है, तो मालिक ये पूछता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे शाम को इतनी जल्दी घर क्यों बुला लिया, क्या बात है? तब इसके जवाब में वो मकान मालकिन अपने पति से इस सारे वाक़ये को बताती है और ये कहती है कि अब आपको दूसरी शादी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे और हमारे माथे से ये जो बाँझपन का कलंक है, ये मिटने वाला है। तो मालिक खुशी से उछल पड़ता है और ये कहता है कि आखिर तुमने इसका हल क्या निकाला? मुझे खुलकर बताओ और साफ-साफ जल्दी बताओ। मैं बहुत बेसब्र हूँ। आखिर इतनी बड़ी समस्या का हल तुमने इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया? तब उसके जवाब में वो मकान मालकिन अपनी नौकरानी ममता को बुलाती है और ये कहती है कि दरअसल आपको अपने बच्चे को ममता की कोख से जन्म देना होगा और इसके बाद ममता इस घर को छोड़कर हम लोगों को छोड़कर चली जाएगी और इस बारे में किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा और हमें हमारे वंश का चिराग मिल जाएगा और हमारी ज़िंदगी बच जाएगी। मकान मालिक भी ये सोचता है कि मुझे एक दूसरी शादी नहीं करनी पड़ेगी और मेरी जो पहली मोहब्बत थी, मेरी जो लव मैरिज थी, वो टूटने से बच जाएगी। इसके जवाब में मकान मालिक बहुत खुश होता है और अगली ही रात मकान मालकिन अपने कमरे में एक अलग नींद की गोली लेकर सोने चली जाती है और इधर जो नौकरानी थी, वो अपने मकान मालिक के पास जाती है और एक पूरी रात अपने मालिक के साथ गुज़ारती है। दोस्तों, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर डॉक्टर की चेकअप कराने के बाद उन्हें जिस खबर का बेसब्री से इंतज़ार था, वो खबर मिल जाती है। उन्हें ये सुनने को मिलता है कि दरअसल उनकी जो नौकरानी है, वो पेट से है और अब वो उनके बच्चे की माँ बनने वाली है। जब इस तरीके से जब खबर आती है, तो मकान मालिक और मालकिन दोनों बहुत खुश होते हैं। अपनी नौकरानी को कोई भी काम नहीं करने देते हैं। उस नौकरानी की सेवा के लिए एक और नई नौकरानी रख ली जाती है और उस नौकरानी की खान-पान, सेहत और उसके कपड़ों का, उसकी देखभाल का पूरी तरीके से पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। वक़्त गुज़र रहा होता है और सभी को बस इंतज़ार था कि 9 महीने कैसे बीतें और कैसे हमारे हाथ में हमारी औलाद हमारे गोद में खेल रही हो, हमारी ज़िंदगी को आगे सँवार रही हो, हमारे वंश को आगे बढ़ा रही हो। फिर दोस्तों होता यूँ है कि जैसे-जैसे ये खबर निकल कर सामने आती है, लोग खुश हो जाते हैं और रिश्तेदारों का, दोस्तों का और लोगों का घर पर आना-जाना शुरू हो जाता है। लोग अपने-अपने तरीके से इस नए जोड़े को, इस नई माँ को बधाई दे के आ रहे थे। लोग अपने तरीके से नई-नई खुशियाँ जता रहे थे। अब आए दिन आने वाली इस तरीके के मिलने से लोगों को, रिश्तेदारों के आने से इन मकान मालकिन को और मालिक को बहुत मुसीबत होने लगी थी और अब इस राज़ को छुपाए रखना बहुत मुश्किल हो गया था कि दरअसल वो मकान मालकिन पेट से नहीं है, उनकी नौकरानी पेट से है। इस जवाब में एक दिन मकान मालिक और मालकिन ने मिलकर ये सोचा कि यहाँ पर आए दिन लोग आते रहते हैं, हमारे दोस्त, रिश्तेदार और परिचित लोग आ रहे हैं, इसलिए हमें इस राज़ को ज़्यादा दिन तक छुपाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी और हम इस राज़ को ज़्यादा दिन तक चला नहीं सकेंगे। तो इसके जवाब में मकान मालिक और मालकिन मिलकर एक नए रिज़ॉर्ट को बुक करते हैं और वो लोग वहीं जाकर रहने लगते हैं और नौकरानी के साथ-साथ वो लोग उसी एक नए रिज़ॉर्ट में रहने लगते हैं। और जब भी कोई पूछने के लिए आता था तो वो लोग ये कहते थे कि दरअसल जो मालकिन है वो अपने मायके रहने के लिए चली गई हैं और बच्चे की पहली डिलीवरी जो होगी वो उसी मायके में ही की जाएगी। इस जवाब को सुनकर सभी लोग निश्चिंत थे और अब फ़ोन पर ही हालचाल हो जाता था। इसलिए अब लोगों का आना-जाना उस रिज़ॉर्ट में काफ़ी कम हो गया था और लोग ना के बराबर आते थे। वक़्त गुज़र रहा होता है और दिनों-दिन अब नौकरानी का पेट बड़ा होता जा रहा था और मालकिन की खुशियाँ बढ़ती चली जा रही थी। दोस्तों होता यूँ है कि जो नौकरानी थी, अब वो कहीं न कहीं चिंतित होने लगी थी, कहीं न कहीं उसे दुःख लगने लगा था कि मेरी ही कोख से जो औलाद पैदा हो रही है, मैं उसे पैसे के लिए बेच रही हूँ और क्या ये पैसे इतने ज़रूरी हैं कि मैं अपने खून से सींची गई एक औलाद को अपने ही हाथों से किसी दूसरे के हवाले कर दूँ? कहीं न कहीं ममता की ममता अब उसके आँचल के आगे हिलोरे मारने लगी थी और अब कहीं न कहीं उसका जो प्यार था, वो पैसे के ऊपर भारी पड़ रहा था। दोस्तों वक़्त गुज़र रहा होता है और अब जो पैसा था वो कहीं न कहीं फ़ीका पड़ने लगा था और जो माँ का प्यार था, उसकी माँ की जो ममता थी, वो अब बच्चे के ऊपर भारी पड़ने लगी थी। बच्चे की छुअन, बच्चे का पेट में लात मारना और उसका जो किलकारी गूँजने की आवाज़ें थी, बच्चे के लिए जो माँ का प्यार था, वो अब बहुत ज़्यादा लगने लगा था। और अब कहीं न कहीं ममता को ये लगने लगा था कि ये जो पैसे हैं, ये बहुत बेकार हैं। इस पैसों की ज़रूरत मुझे नहीं है, मेरे लिए तो मेरा बेटा ही बहुत बड़ी बात है और ये पैसे आज हैं, कल नहीं रहेंगे। धीरे-धीरे करके जो ममता थी, उसकी नीयत बदलने लगी थी, उसे अपने बच्चे के प्रति अब ज़्यादा प्यार आने लगा था।
एक रोज़ जब वो मकान मालकिन और मालिक की बातें सुनती है, वो ये कह रहे होते हैं, वो ये बातें कर रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो नौकरानी है बहुत चुप रहती है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी नीयत बदल जाए और अब ये हमें बच्चे देने से इनकार कर दे या फिर अपनी बात से ही पलट जाए। तो उसके जवाब में मालकिन ये कहती है कि इसे पैसे की बहुत ज़रूरत है, ये पैसे के लिए बहुत टूटी हुई है और ये पैसे के लिए अपने पति को छोड़कर यहाँ पर रह रही है, एक बच्चे को जन्म दे रही है, बच्चे को बेच रही है। तो इसकी ममता इसके आड़े कभी नहीं आएगी और हमारा काम हो जाएगा। इसके बाद हम इसे इसके पैसे देकर इसे विदा कर देंगे और ये हमारी ज़िंदगी से, हमारे बेटे की ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाएगी। मालकिन की बातें सुनकर नौकरानी बहुत दुखी होती है और अब वो ये सोचती है कि वो इन सारे पैसों को लात मार देगी और अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए इन सब को छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। दोस्तों, अब होता यूँ है कि एक रोज़ जब मकान मालिक घर आते हैं तो बहुत खुश होते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम्हारी डॉक्टरी चेकअप के बाद जाँच रिपोर्ट निकल कर आ गई है, बच्चा नॉर्मल है, बहुत खुश है और तंदुरुस्त होने वाला है और डिलीवरी की जो रिपोर्ट है वो इस डेट को आ चुकी है, तो तुम्हें तैयार रहना होगा और एक रोज़ हम डिलीवरी के लिए चलेंगे। ऐसा सुनकर मकान मालिक और मालकिन बहुत खुश होते हैं, बच्चे के लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आते हैं, नए-नए कपड़े लेकर आते हैं और ज़िंदगी के नए-नए ख्वाब बुन रहे होते हैं। और इधर जो नौकरानी थी उसका दिल बैठा जा रहा था। ममता ये सोच रही थी कि वो अब कितनी जल्दी यहाँ से फरार हो जाए, उसे ये पैसे नहीं चाहिए, उसे उसका बेटा चाहिए, उसकी ज़िंदगी चाहिए और वो अपने बेटे को किसी भी कीमत पर इन लोगों के हवाले नहीं करेगी। 50 लाख तो क्या, चाहे 50 करोड़ रुपए भी क्यों ना मिल जाएँ, लेकिन वो अपने बच्चे को तो नहीं ही बेचेगी, अपने पति के पास भी नहीं जाएगी, तो अब ऐसे में किया क्या जाए? एक रोज़ एक रात उसने ये एक ऐसा फैसला लिया कि उसने ये सोचा कि जब डिलीवरी की डेट आने वाली है तो मुझे उसके पहले ही इस घर को छोड़ देना चाहिए और मैंने पहले 2-3 बच्चों को अपने हाथ से अपनी खुद से जन्म दिया है, तब मैं किसी हॉस्पिटल नहीं गई थी, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। तो इस बार भी मैं अपने बेटे को एक नॉर्मल डिलीवरी में एक नॉर्मल जन्म दूँगी और ऐसा सोचकर एक रोज़ एक रात वो अपने घर से भाग जाती है और भागकर वो सीधा अपने गाँव पहुँचती है। वो अपनी चा वो चाहती तो अपने पति के घर भी जा सकती थी, लेकिन उसे इस बात का पता था कि उसका पति जो है वो बहुत ही लालची किस्म का है और वो अपनी पत्नी को वापस लाकर उसी मकान मालिक और मालकिन के पास छोड़ देगा और वो अपने ससुराल भी नहीं जा सकती थी। इसलिए वो चुपचाप अपने गाँव पहुँचती है, अपने गाँव पहुँचकर एक घर में रुकती है और वहाँ पर वो अपने एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चा बहुत ही स्वस्थ था और जब उस बच्चे का जन्म होता है तो इस माँ जो कि ममता थी, बहुत खुश हो जाती है, रोने लगती है, अपने बच्चे को पहली बार छाती से लगाकर प्यार करती है, उसे अपना दूध पिलाती है और जो पहले बच्चे की छुअन होती है, उसे महसूस करती है, बहुत खुश होती है, खुशी के मारे वो रोने लगती है। दोस्तों, उसके बाद ममता ने अपने बेटे को एक घर में जन्म दिया और उस घर की मालकिन ने, उस घर की जो महिला थी, उसने इसकी मदद की। इस बच्चे के जन्म होने के बाद जब कुछ दिन बीत गए, तो ये नौकरानी ममता अपने बेटे को लेकर उस घर को भी छोड़कर एक नए जगह पर चली जाती है और वहाँ पर मज़दूरी करके रहने लगती है। एक झोंपड़ी बनाकर उसी घर में अपने बच्चे को पालना और दिन-रात मज़दूरी करना, उसकी यही ज़िंदगी बन गई थी। अब उसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ उसका बेटा था और वो थी और कोई नहीं था। वक़्त गुज़र रहा होता है, इसके बाद कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में कभी आवाज़ नहीं होती है, वो जब पड़ती है तो बहुत भारी पड़ती है। दोस्तों, जब ममता नौकरी कर रही होती है तो अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और जब उसकी तबीयत खराब होती है तो अपनी डॉक्टरी जाँच कराते हुए अपने घर आती है। जब घर आकर वो जाँच पड़ताल करके आराम कर रही होती है, तो एक रोज़ उसे ये पता चलता है कि दरअसल उसे कैंसर की बीमारी हो चुकी है, जिसका हल अब सिर्फ़ एक मौत ही है। अब उसके आगे बहुत अंधेरा छा जाता है, उसके आगे उसका बेटा जो कि 14-15 साल का एक लड़का बन चुका था, उसकी ज़िंदगी शुरू ही हो रही थी। उसके ऊपर कई सारी ज़िम्मेदारियाँ थीं, उसे खड़ा करना था, उसकी शादी-विवाह थी। लेकिन अब वो सारे सपने अधूरे नज़र आ रहे थे और अब ममता अपने ही कैंसर की लड़ाई को लड़ रही थी और अब कहीं न कहीं उसे ये जंग हारते हुए महसूस हो रही थी। फिर एक रोज़ ममता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर ये सोचा कि मैं तो जा रही हूँ, मैं शायद बच ना पाऊँ, लेकिन मुझे अपने बेटे को अपने इस सच को ज़रूर बताना चाहिए और ये कहना चाहिए कि जो उसकी जिसकी अमानत है, वो उसे लौटा देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो अपने बेटे को बुलाती है और ये कहती है कि बेटा, मेरी इस डायरी में एक पता लिखा हुआ है, तुम इस पते को निकालो और इस पते पर एक व्यक्ति रहते हैं, एक मालकिन रहती है, एक मालिक रहते हैं। उनके पास जाकर मुझे मेरा नाम बताना, अपने बारे में बताना और ये कहना कि मैं आपका ही बेटा हूँ, मैं आपकी ही औलाद हूँ। मुझे कबूल कर लीजिए, मुझे स्वीकार कर लीजिए। दोस्तों, जब इस तरीके से वो बेटा उस पते पर जाता है, तो वहाँ पर जाकर वो सारा हाल-समाचार बताता है। जब इस तरीके से सालों बाद मिलने के बाद एक बेटा अपनी माँ-बाप के सामने आता है, अपने बाप के सामने आता है,
तो वो लोग बहुत खुशी से फूले नहीं समाते हैं, वो लोग रोने लगते हैं। उन्हें इस बात को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि दरअसल ये उन्हीं का बेटा है या फिर वो कोई झूठ बोलने वाला कोई बहरूपिया है। लेकिन जब उस बेटे ने उस माँ का नाम बताया, उस नौकरानी का नाम बताया और सारी घटनाओं के बारे में बताया, तो इन परिवार को, इस माँ-बाप को, इस बे-औलाद माँ-बाप को इस बात का पूरा भरोसा हो गया कि दरअसल ये इन्हीं का बेटा है और ये इन्हीं की माँ है और ये नौकरानी जो है आज ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। ऐसा सुनकर वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें इस बात का इल्म हो जाता है, इस बात की जानकारी हो जाती है कि दरअसल कहीं न कहीं उस नौकरानी ने जो किया, वो सही ही किया। कहीं न कहीं उसकी ममता भी सही ही थी और हम ही गलत थे। इस बात को सोचकर वो उस नौकरानी के पास जाते हैं, उसके दवा उपचार में होने वाले सारे खर्च को वहन करते हैं और ऐसा जानकर जब सारी सच्चाई खुल जाती है, तो वो लोग उस नौकरानी के पास जाते हैं, उस हॉस्पिटल जाते हैं और उस नौकरानी के कैंसर में लगने वाले सारे इलाज का वहन करते हैं। खुशकिस्मती से वो कैंसर का फर्स्ट स्टेज ही था जब उस नौकरानी के साथ वो घटना घट रही थी और कैंसर जैसी इस लाइलाज गंभीर बीमारी के पहले स्टेज में ही ये कैंसर रिकवर हो जाता है। पैसों के अभाव में जो इलाज नहीं हो पा रहा था, वो इलाज होने लगता है और वो नौकरानी ममता बच जाती है। बचने के बाद वो ये कहती है कि मैंने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन आज आप लोग मेरी ज़िंदगी में भगवान ही बनकर आए हैं, जिन्होंने मेरी इतनी बड़ी गलती के बाद भी मुझे ना सिर्फ़ माफ़ किया, बल्कि मेरे इस कैंसर जैसे रोग को बचने में मेरी सहायता की, मेरे इलाज में पूरे पैसे खर्च किए। तो वो लोग भी इस बात को कबूल करते हैं और स्वीकार करते हैं कि चलो जो हुआ वो बीती बात थी और अब एक नई कहानी लिखते हैं। और वो लोग अपने इस बच्चे को स्वीकार कर लेते हैं और ये बच्चा जो पूरी सच्चाई जान चुका था, वो भी अपने माँ-बाप को पाकर बहुत खुश होता है। और इस प्रकार से वो नौकरानी ममता, जिसकी ज़िंदगी बच चुकी थी, जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बेटा रह गया था और अब उस बेटे के जाने के बाद वो मकान मालिक और मालिक दोनों मिलकर उसे 50 लाख रुपए देते हैं। जिसे 50 लाख रुपए पाकर कोई खुशी नहीं थी, लेकिन कहीं न कहीं उसे इस बात का अनुभव, इस बात का अंदाज़ा ज़रूर था कि अब वो इन लोगों की नज़रों में कहीं गिरी हुई नहीं है, अपनी नज़रों में कहीं गिरी हुई नहीं है। और वो उस सारे पैसे को अपने पति को दे देती है, उसका पति भी उसे पैसे पाकर माफ़ कर देता है और इस प्रकार से एक पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है, जहाँ मकान मालिक और मालकिन एक बार फिर से उस नौकरानी को अपने साथ रख लेते हैं। एक आया माँ की तरह, एक नैनी की तरह, एक केयरटेकर की तरह वो उसी घर में रहने लगती है। वो बेरोज़गार पति जो 50 लाख रुपए पाकर अपने सारे कर्ज़ों को अदा कर लेता है और ये मकान मालिक और मालकिन जिनका कोई औलाद, कोई वंश नहीं था, 15 साल बाद उन्हें उनका बेटा मिल जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने लगते हैं, ज़िंदगी आगे गुज़रने लगती है। दोस्तों, इस प्रकार से एक हैप्पी एंडिंग होती है जो कि एक कहानी का एक अंत था और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत थी। और इधर वो जो पैसे मिले थे, उस पैसे से सारे कर्ज़ को अदा करने के बाद, सारी चीज़ों को चुकाने के बाद पैसे जो बचते हैं, उससे एक नई परचून की दुकान खोल ली जाती है और अब वो मकान मालकिन के साथ रहने लगती है। एक नई दुकान में काम कर रही होती है, उसका पति भी सारी कर्ज़ों को अदा करके, सारी ज़रूरतों को पूरा करके उसी दुकान को सँभालने लगता है और एक ज़िंदगी नई तरीके से दोनों ही परिवारों की बदल जाती है, ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, ये जो सच्ची कहानी थी, जो सच्ची घटना थी, कैसी लगी आपको? आप इस कहानी के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएँ। दोस्तों, इस कहानी के संबंध में क्या उस नौकरानी ममता की गलती थी या फिर उस मकान मालिक और मालकिन की गलती थी या ये सभी लोग अपनी-अपनी जगह पर सही थे? आप कमेंट करके आप अपनी राय हमसे ज़रूर बताइएगा और अगर आपको आज की वीडियो, आज की सच्ची घटना पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक नई सच्ची घटना, एक नई वीडियो के साथ हम एक फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखें और मुझे आज्ञा दीजिए। टेक केयर।